एक व्यक्ति आपातकालीन कक्ष में आता है, वह थका हुआ है, निर्जलित है, भ्रमित है और कभी-कभी बेहोशी के कगार पर होता है। डॉक्टर जब उसे देखता है, तो उसे कोई चमत्कारी गोली नहीं देता, न ही वह हार्मोन या जीन के बारे में बात करता है। जो वह करता है, वह ये है कि उसे एक सलाइन ड्रिप लगाता है, पानी और नमक मिलाकर और उसे सीधे नस में इंजेक्ट करता है। लेकिन वह पहले क्षण में और कुछ नहीं करता। और फिर भी थोड़ी देर बाद कुछ चौंकाने वाला होता है। व्यक्ति का रक्तचाप स्थिर हो जाता है, उसका सिर हल्का हो जाता है और शरीर फिर से सामान्य हो जाता है। ये वह चीज है जिसने मुझे हमेशा मोहित किया है, जब भी मैंने इसे देखा है। क्योंकि अगर पानी का काम केवल हाइड्रेट करना ही होता, जैसा कि हमें स्कूल में बताया गया था, तो जो मैंने अभी आपको बताया है, उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर पानी का काम सिर्फ एक टैंक को भरना है, यानी उसे पीना और शरीर के टैंक को भरना, तो इतना साधारण सा काम किसी को मौत के मुहाने से वापस कैसे ला सकता है? तो सुनो, मैं वादा करता हूं कि अगर पानी सिर्फ एक तरल होता, जैसा कि अब तक शायद तुम मानते हो, तो यह वीडियो कभी बना ही नहीं होता। और यहीं आती है पहली असहज करने वाली सवाल, वह जो जो लगभग कोई नहीं पूछता। क्यों? क्या शरीर इतनी बुनियादी चीज पर इस तरह प्रतिक्रिया करता है? इसका जवाब हमारे जीवन भर सुनाए गए एक और बहुत बड़े झूठे मिथक को पूरी तरह से छुपाता है, जो कि वास्तव में काफी महत्वपूर्ण है। यह कहना कि पानी का काम सिर्फ हाइड्रेट करना है, शायद सबसे बड़ा झूठ है। सारी बुनियादी जैविक शिक्षा जो शायद तुमने पाई है, यह ऐसा है जैसे कहना कि बिजली का काम सिर्फ एक बल्ब जलाना है। और हाँ, यह रोशनी जलाता है, बल्ब जलाता है, लेकिन यह ट्रेनों को भी चलाता है, अस्पतालों का रखरखाव करता है और आपके दिमाग को काम करने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में, यह सोचना कि पानी केवल शरीर को हाइड्रेट करने का काम करता है, न केवल गंभीर है बल्कि गलत भी है। अलावा, यह गंभीर है क्योंकि यह बेहद अपूर्ण है। ये इतना अपूर्ण है कि सैकड़ों वर्षों से ये हमें यह समझने से रोकता रहा है कि हमारा शरीर वास्तव में कैसे काम करता है। जिस तरह बिजली हमारी पूरी आधुनिक सभ्यता के संचालन को बनाए रखती है, उसी तरह पानी भी यही करता है। लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है। बिजली के बारे में तो तुम्हें पता था, लेकिन पानी के बारे में यह बात तुमसे छुपाई गई थी। तो ठीक है, आज मैं उस सारी जानकारी को, जिसे हम शालीनता से अपूर्ण कह सकते हैं, खत्म करने की कोशिश करूंगा। मानव शरीर, जैसा कि शायद तुम्हारा अपना अनुभव भी बताता है, कोई ऐसा टैंक नहीं है जिसे बस भर दिया जाए। यानी हम कोई बोतल नहीं है जिसमें पानी का स्तर ऊपर नीचे होता रहता है। हम एक जीवित प्रणाली हैं और हम पानी का इस्तेमाल व्यवस्था बनाने, चीजों को चलाने और ऊर्जा संचारित करने के लिए करते हैं। शायद ये बात तुम्हें नहीं पता थी, लेकिन आज अगर तुम वीडियो को अंत तक देखोगे, तो ये बात तुम्हें पूरी तरह समझ आ जाएगी। जब ऐसा होगा, तो वह सब कुछ जो तुम थकान के बारे में सोचते थे, जो कभी-कभी तुम्हारे साथ बनी रहती है, या उस सूजन के बारे में जो खत्म नहीं होती, सब बदल जाएगा। और उस जीवन शक्ति की कमी के बारे में भी, यह सब तुम्हें एक नए नजरिए से समझ में आने लगेगा। तो चलो सबसे बुनियादी चीज से शुरू करते हैं, क्योंकि हमेशा की तरह असली कुंजी वहीं छुपी है। और समस्या ज्यादातर बार यह नहीं है कि तुम्हें पानी की कमी है। समस्या यह है कि तुम्हारे शरीर में जो पानी है, जो पानी तुम पीते हो, जो पानी तुम अंदर लेते हो, वह अब अपना काम नहीं कर रहा है। और वह अपना काम क्यों नहीं कर रहा है? और मैं तुम्हें सुन रहा हूं। मैं कल्पना कर सकता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम सोच रहे होगे, आखिर इसका क्या मतलब है कि पानी अपना काम नहीं कर रहा? मतलब, मैं तो पूरी जिंदगी से पानी पी रहा हूं और मैं यहां हूं। और तुम कहोगे, तुम तो मुझे पागल कर रहे हो जोश मारिया। और यह सोचना बिल्कुल सामान्य है। लेकिन देखो, मैं तुम्हें कैसी हैरानी देने वाला हूं। कुछ ही मिनटों में तुम समझ जाओगे कि यह अणु पानी सिर्फ हाइड्रेट ही नहीं करता,
और क्यों यह तुम्हारे शरीर में एक असली जैविक बैटरी की तरह व्यवहार करता है। और तुम यह भी समझ जाओगे कि जो मैंने अभी अभी कहा वह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। असल में यह पूरी तरह बदल देगा कि अब से तुम अपनी ऊर्जा को कैसे समझोगे। लेकिन इसके लिए हमें पहले उस आरामदायक सोच को तोड़ना होगा जो हमारे दिमाग में बैठा दी गई है। और यही है पहली चाल। जब हम कहते हैं कि पानी हमें हाइड्रेट करता है, हम सब H2O के बारे में सोचते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, एक साधारण तटस्थ तरल और खनिजों का बड़ा घोलक। एक नदी के बारे में सोचो और पत्थरों का क्या हाल होता है। यह सच है, लेकिन यह सच अधूरा है, क्योंकि अगर केवल H2O पीना ही एकमात्र कुंजी होती तो मैं बिना किसी गलती के ये कह सकता हूं कि अगर तुम 3 लीटर शुद्ध पानी या क्लोरीन मिला पानी यानी शुद्ध या क्लोरीन युक्त H2O पीते हो तो तुम सही नहीं कर रहे हो और असल में तुम खुद को डिहाइड्रेट कर रहे हो। हाँ, तुमने सही सुना। इन 3 लीटर पानी को पीने के बावजूद तुम खुद को डिहाइड्रेट कर रहे हो। क्यों? बहुत सरल है, क्योंकि शरीर को केवल मात्रा नहीं चाहिए, तुम कोई बोतल नहीं हो। उसे सबसे ज्यादा चाहिए प्रवाहिता, उसे ऐसे तार चाहिए जो उस बिजली को प्रवाहित कर सके। और मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि शरीर बिजली और जैव रसायन के कारण काम करता है, लेकिन दोनों के लिए पानी अनिवार्य है। और अगर वह पानी जो तुम पीते हो उसमें वे मूल खनिज नहीं हैं जो प्रवाहिता को संभव बनाते हैं, मेरा मतलब उन इलेक्ट्रोलाइट्स से है जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी, तो जो पानी तुम पी रहे हो वह एक मृत पानी है। और इसी वजह से, ताकि तुम्हारा न्यूरोलॉजिकल हिस्सा और तुम्हारा सिस्टम पूरी तरह से काम करे, तुम्हारी बायोलॉजी को खास तौर पर इसकी जरूरत है। वे खनिज, वे इलेक्ट्रोलाइट्स ही हैं। और यही वजह है, याद रखो या सोचो कि जो लोग रेगिस्तान पार करते हैं वे हमेशा अपने साथ नमक और ऊंट रखते हैं। सफर पर निकलने से पहले वे नमक की चट्टानों को चाटते हैं ताकि वे खनिजों से भरपूर रह सकें, क्योंकि केवल पानी तुम्हें साफ करता है, लेकिन अगर तुम नमक नहीं लेते तो यह तुम्हें साफ करने के साथ साथ तुम्हारे अपने खनिज और तुम्हारा चार्ज भी निकाल लेता है। और जितना अधिक तुम उस पानी को पियोगे उतना ही ज्यादा तुम अपने शरीर को धोओगे, उतना ही ज्यादा घोल दोगे अपने खनिजों को और उतना ही ज्यादा निर्जलित हो जाओगे। तो इस झूठ को उजागर करने के लिए हमें पानी को केवल H2O घोलक के रूप में नहीं देखना चाहिए। और ताकि तुम इसे अच्छी तरह समझ सको और आत्मसात कर सको, जैसा कि मैंने कहा, हमें उस आरामदायक सोच को तोड़ना होगा जो हमारे दिमाग में डाल दी गई थी। और उसे तोड़ने के लिए हमें पानी को देखना होगा H2O के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित संरचना के रूप में जिसमें चार्ज होता है। जीवित संरचना जिसमें चार्ज होता है, इसका क्या मतलब है? तो हम उस तरल H2O की बात नहीं कर रहे हैं जिसे तुम जानते हो, बल्कि उस चीज की बात कर रहे हैं जिसे विज्ञान में कहा जाता है पानी का चौथा चरण या ईजी पानी। और वह पानी कैसे बनता है? तो ठीक है, तुम्हारी कोशिकाएं और प्रोटीन ऐसी सतहें हैं जो पानी को पसंद करती हैं, इन्हें हाइड्रोफिलिक सतहें कहा जाता है। जब पानी तुम्हारे शरीर में इन सतहों को छूता है तो उसे खुद को व्यवस्थित करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, यानी वह परत दर परत जमता है, गाढ़ा हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें नकारात्मक चार्ज आ जाता है। और तुम मुझसे पूछोगे वो चार्ज कैसे आता है? तो यहां आता है बड़ा रहस्य, वह है बहिष्करण के कारण। संरचित पानी जब यह तुम्हारी कोशिकाओं की सतह के पास बनता है तो ध्यान देना मैं क्या कहने जा रहा हूं, उसमें अपने अंदर से प्रोटॉनों को बाहर निकालने की क्षमता होती है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? उन हाइड्रोजन आयनों की जिन पर सकारात्मक चार्ज होता है और जो आंतरिक माध्यम में होते हैं। ये सब तुमने स्कूल में पढ़ा है, थोड़ा याद करने की कोशिश करो। तो ठीक है, जो संरचित पानी बनता है
वह इन प्रोटॉनों को बाकी तरल की ओर धकेलता है। तुम जैविक बैटरी के निर्माण के बारे में सोचो। कोशिका से चिपकी हुई परत जो प्रोटॉनों के निष्कासन से बदला हुआ पानी है, उसे ही संरचित पानी या जी पानी कहा जाता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यह पानी अब H2O नहीं है, यह रूपांतरित हो चुका है और अब H3O2 है। इसका आकार बदल जाता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसे षटभुजाकार संरचना में व्यवस्थित किया जाता है और इसकी यही अनूठी आकृति इसे इलेक्ट्रॉनों के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा संग्रहित करने की अनुमति देती है। यह वाकई प्रभावशाली है और आप मुझे बताएंगे कि क्या यह भी पहले की तरह षटभुजाकार है जिसमें पानी होता है? बहुत अच्छा प्रश्न। H2O की संरचना पूरी तरह से अव्यवस्थित होती है। यह ऐसा है जैसे किसी भरे हुए फुटबॉल स्टेडियम के दरवाजे खोलने पर लोग स्वतः स्फूर्त तरीके से बाहर निकले जो कि H2O होगा, लेकिन इसके बजाय वे कतारों में और पूरी तरह से व्यवस्थित होकर बाहर निकलते हैं। वह H3O2 है। यही वह कट्टर बदलाव है षटभुजाकार संरचना में। यही वह चीज है जो इस पानी को संरचित कहलाने योग्य बनाती है, जैसा कि मैंने कहा था H3O2। और इस H3O2 के साथ इस प्रक्रिया में इसके साथ यह होता है कि इसमें नकारात्मक आवेश की अधिकता रह जाती है। इसने प्रोटॉन को बाहर निकाल दिया, अपने सकारात्मक घटकों को बाहर निकाल दिया। और ऐसा करने का जैव रासायनिक परिणाम क्या होता है? तो यह H3O2 पानी की परत आपकी बैटरी का नकारात्मक ध्रुव बन जाती है और आसपास का तरल यानी वह बाकी पानी जो कोशिका से चिपका नहीं है, वह बाहर निकाले गए प्रोटॉनों से भर जाता है और उसमें सकारात्मक आवेश की अधिकता रह जाती है। वह आपकी बैटरी का सकारात्मक ध्रुव बन जाता है। अब दोनों आपके पास हैं। चार्ज के इस साधारण विभाजन का कार्य ही मुख्य कुंजी है और यही वैज्ञानिक रूप से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहलाता है। तो अब तुमने एक बैटरी के दोनों ध्रुव बना लिए हैं, नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष। अन्यायपूर्ण। यही प्रक्रिया उस पानी को जो अब H3O2 है, एक असली जैविक बैटरी में बदल देती है, जो संभावित ऊर्जा को संग्रहित करने और बिना किसी बाहरी मोटर के गति उत्पन्न करने में सक्षम है। और इसी के साथ मैं एक ऐसी जानकारी पर पहुंचा हूं जो तुम्हें चौंका देगी। सबसे पहले तुम्हारे शरीर के अंदर का कितना पानी H3O2 में बदल जाता है? ज्यादातर हिस्सा। देखो, एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में मैं आगे बात करूंगा। इस वीडियो में जेराल्ड पोलाक का सुझाव है कि H3O2 पानी कोई अपवाद नहीं है, बल्कि वास्तव में यही नियम है। तुम्हारे शरीर की पानी की बहुत सारी अणुएं अब साधारण H2O तरल नहीं है। वह सामान्य पानी जैसा नहीं है जैसा तुम पीते हो। वे एक ऐसी संरचना बन गई है जो जीवित और आवेशित संरचना है। असल में अगर तुम किसी हाल ही में मरे हुए व्यक्ति के शरीर की चीर-फाड़ या ऑपरेशन थिएटर में किसी जीवित व्यक्ति के शरीर को खोलते हुए देखो, ऑपरेशन के दौरान जो कुछ भी तुम देखोगे वह तुम्हारे लिए मेरी कही बातों का सबसे अच्छा सबूत होगा। अगर चाहो तो अपने सर्जन दोस्त से पूछ लो। तो ठीक है, जब तुम इसे समझोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि इसमें पूरी तरह से तर्क है यह कहना कि हम दशकों से जीवन की कुंजी को गलत तरीके से देख रहे हैं। सालों तक हमें पानी के बारे में बहुत ही साधारण, बल्कि जरूरत से ज्यादा साधारण तरीके से सोचने के लिए सिखाया गया और हमें बताया गया अगर प्यास लगे तो पानी पियो, अगर थक गए हो तो और पानी पियो, अगर सिर दर्द हो रहा है तो शायद इसकी वजह यह है कि तुम्हारे शरीर में पानी की कमी है। और इस तरह हम एक बहुत ही आरामदायक सोच के आदी हो गए कि पानी अंदर जाता है, शरीर उस पानी की मात्रा को संभाल लेता है और इसके अलावा और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां कुछ है जो मेल नहीं खाता। अगर पानी का काम सिर्फ शरीर को हाइड्रेट करना होता, अगर वह सिर्फ एक तरल होता
जो खाली जगहों को भरता है, तो फिर यह ज्यादा मायने नहीं रखता कि तुम किस तरह का पानी पीते हो, कब पीते हो या जब पीते हो तब तुम्हारे शरीर की स्थिति क्या है। लेकिन फिर भी यह मायने रखता है। असल में यह बहुत ज्यादा मायने रखता है। देखो, कुछ लोग हैं जो पूरी तरह से हाइड्रेटेड रहते हैं उस मैनुअल के अनुसार जो हमें समझाया गया था, और फिर भी वे थके हुए रहते हैं। उनके दिमाग में धुंध बनी रहती है या उनमें ऊर्जा की कमी बनी रहती है। क्या यह तुम्हें जाना पहचाना लगता है? अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो शायद इसलिए क्योंकि तुमने टैंक भरने की कोशिश की है, कुछ इस तरह जैसे एक के बाद एक गिलास पीना, जबकि असलियत यह है कि हम एक ऐसी समस्या की बात कर रहे हैं जो सूक्ष्म स्तर पर होती है और मुख्य रूप से उस चीज पर केंद्रित होती है जिसे हम कह सकते हैं केबलिंग की आवश्यकता। केबलिंग, हाँ केबलिंग। मेरे साथ बने रहो और तुम समझ जाओगे। और इसके अलावा एक और भी अजीब बात है। अस्पताल में जब कोई वाकई में बहुत बीमार होता है, जैसा कि मैंने कहा, तो उसे नल का पानी नहीं दिया जाता। उसे कोई भी बोतल नहीं दी जाती, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था। उसे एकदम सही अनुपात में नमक मिला हुआ पानी दिया जाता है, एक बहुत ही विशेष संरचना के साथ, और वह भी सीधे तरीके से, यानी वह पानी उसकी नसों में इंजेक्ट किया जाता है। तो ठीक है, इसके पीछे का मूल कारण यह है कि तुम्हारा शरीर पानी की मात्रा की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। तुम्हारे शरीर को सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है, और जैसा कि हमने कहा है, मैंने तुम्हें कई बार बताया है, वह है व्यवहार। ये वही मशहूर केबल्स है, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स, जिनके बारे में हमने आज और एक पिछले वीडियो में चर्चा की थी। और यह इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर तुम इस अंतर को नहीं समझते तो आगे जो भी आएगा वह तुम्हें बेतुका लगेगा। तो ठीक है, यहीं से वह पुरानी सोच गिरने लगती है। मानव शरीर एक खाली गिलास की तरह काम नहीं करता, जिसे भर दिया और बस हो गया। यह लाखों सूक्ष्म जटिल स्थानों के एक विशाल जाल की तरह काम करता है, जहां पानी, हां तुम्हारा ही पानी, एक अद्भुत इंजीनियरिंग का महत्वपूर्ण काम करता है। और यही बात सबसे मुश्किल है स्वीकार करना, क्योंकि हमें कभी इस तरह से समझाया ही नहीं गया। शरीर के अंदर पानी स्थिर नहीं रहता, न तो यह निष्प्रभावी है, न ही निष्क्रिय, और सच में यह हैरान कर देने वाली बात है। शरीर के अंदर पानी लगातार प्रोटीन, झिल्लियों, ऊतकों और विद्युत आवेशों के साथ संपर्क में रहता है। हाँ, आपने सही सुना। हाँ, यह संपर्क में है, निष्क्रिय नहीं है। और जब यह संपर्क बदलता है तो बाकी सब कुछ बदल जाता है। ऊर्जा, गति, संकेत, सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए कुछ लोग अक्सर बहुत शांति महसूस करते हैं। उन्हें ऊर्जा नहीं मिलती, चाहे वे अच्छा खाएं, अच्छी नींद लें या व्यायाम करें। और यह इसलिए नहीं है कि उन्हें ईंधन की कमी है, बल्कि इसलिए कि वह प्रणाली जो उस ईंधन को चलाना चाहिए, बस वैसे काम नहीं कर रही जैसी उसे करनी चाहिए। अब यहां फिर से एक महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, जिसे मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में घूमने दें। और अगर समस्या पानी की मात्रा नहीं है, बल्कि वह तरीका है जिसमें शरीर पानी को ठीक से व्यवस्थित करता है, अगर यह सच है, तो उम्र बढ़ने, पुरानी थकान या सूजन या किसी भी अन्य अभिव्यक्ति के बारे में बात करना, और भी ये सिर्फ जीन और हार्मोन की बात नहीं है, ये आनुवंशिक व्यवस्था की बात है, आंतरिक। और यहां मैं एक पल के लिए रुकने जा रहा हूं, और यह मैं जानबूझकर कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं अभी आपको उस वैज्ञानिक का नाम और सूत्र बता दूं, तो आपकी सोच शायद इसे यह सोचकर नकार देगी, उफ, यह तो कोई पागल थ्योरी है। ये मेरी तरफ से कोई अच्छी सोच नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, मुझे पहले यह जरूरी है कि आपके दिमाग में जो पुरानी धारणा है वह पूरी तरह से टूट जाए।
जब आप यह मानना शुरू कर देंगे कि पानी सिर्फ भराव नहीं है, यानी ऐसा तरल जो बस अंदर जाता है और कुछ नहीं, बल्कि यह वास्तव में एक संरचना है। जो कुछ भी आपके शरीर में जाता है, तब हाँ, मुझे लगता है कि आप आधुनिक जीव विज्ञान के सबसे आकर्षक सही विचार को जानने के लिए तैयार होंगे। पानी सिर्फ एक तरल नहीं है, यह सिर्फ परिवहन का माध्यम नहीं है और न ही केवल भराव है। जब आप इसे समझेंगे और स्वीकार करेंगे, तो आप एक ऐसा कदम उठाएंगे जिसे आप अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलेंगे। और क्यों? बहुत आसान है, क्योंकि आप समझ चुके होंगे कि वे कारण जो यह बताते हैं कि पानी बैटरी की तरह कैसे व्यवहार कर सकता है और शरीर बिना धक्का दिए कैसे गतियां उत्पन्न कर सकता है। और क्यों? बहुत सी चीजें जिन्हें हम आज विफलता कहते हैं, असल में केवल एक ऐसे सिस्टम के परिणाम हैं जिसकी सभी हिस्सों में सही तरह से व्यवस्था नहीं है। यह वाकई आकर्षक है। तो ठीक है, यही हम अब देखने जा रहे हैं। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूं वह कोई पागलपन भरी थ्योरी नहीं है, कोई सुंदर रूपक नहीं है, नहीं। यह वह चीज है जिसे वर्षों से प्रयोगशाला में देखा गया है, मापा गया है और दोहराया गया है, लेकिन तुम्हें यह बताया नहीं गया। आइए शुरू करते हैं। अब जो आने वाला है उसे समझने के लिए मुझे चाहिए कि तुम एक बहुत ही आसान काम करो। एक पल के लिए कोशिश करो, पानी के गिलास को भूल जाओ, पानी की बोतल को भूल जाओ, शांत पानी या बस वह पानी जिसे तुम जानते हो उसे भूल जाओ, क्योंकि शरीर के अंदर पानी वैसे व्यवहार नहीं करता जैसा तुम मेज पर देखते हो। उसे भूल जाओ। सालों तक एक वैज्ञानिक जिसका नाम जेराल्ड पोलाक है, जो वॉशिंगटन विश्वविद्यालय अमेरिका में बायोफिजिसिस्ट हैं, एक ऐसा सवाल पूछने लगे जो बहुतों को बेतुका लगता था। और वह कहते थे, अगर पानी जब वह जीवित सतहों के संपर्क में आता है तो वह वैसे व्यवहार नहीं करता जैसा हम सोचते हैं। और पोलाक न तो कोई गुरु थे और न ही बाहरी व्यक्ति, वे एक क्लासिकल लैबोरेटरी शोधकर्ता थे जिन्होंने बस बहुत खास परिस्थितियों में माइक्रोस्कोप के नीचे पानी को देखना शुरू किया। और जो उन्होंने देखा वह यह था कि जब पानी कुछ सतहों, झिल्लियों, प्रोटीन या ऊतकों के संपर्क में आता है तो वह अव्यवस्थित रहना बंद कर देता है। वह अव्यवस्थित H2O जिसके बारे में मैंने बताया, वह संगठित हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, कल्पना करो कि वह स्टेडियम फुटबॉल मैच के बाद लोगों से भरा हुआ है जो बाहर निकल रहे हैं। हर कोई बिना किसी क्रम के हिल रहा है। यह H2O है और यह अव्यवस्थित होगा। यह है सामान्य पानी। और अब कल्पना करो कि कोई बस दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और उन सभी लोगों को कतारों में लगाना शुरू कर देता है और सब एक ही दिशा में देखते हुए बाहर निकलते हैं। अचानक वहां व्यवस्था आ जाती है और यही वह है जो पोलाक ने देखा। उसने एक संरचित जल क्षेत्र की खोज की जो सतहों से चिपका रहता है और बाकी पानी के साथ नहीं मिलता, जिसकी विशेषताएं अलग होती हैं और जो विद्युत रूप से आवेशित भी होता है। इस क्षेत्र को, जैसा कि मैंने पहले बताया था, बहिष्करण क्षेत्र या बस ईजी पानी, एक्सक्लूजन जोन कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि उसने जो पानी खोजा वह जादुई था, बल्कि इसलिए क्योंकि यह एक ऐसा पानी है जो कणों को बाहर कर देता है और हमारे जाने पहचाने पानी से अलग तरह से व्यवहार करता है। सोचिए, हमारे शरीर के अंदर क्या अद्भुत चीजें होती हैं। और यहां आता है मुख्य बिंदु। वह संरचित पानी न केवल अधिक व्यवस्थित होता है, बल्कि जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है, उसमें विद्युत आवेश भी होता है। और जब आवेश होता है तो इसका मतलब है कि उसमें संभावित ऊर्जा होती है, जो कि वैसे भी भौतिकी का एक मूल सिद्धांत है। पोलक ने इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाया। वह कहते थे, वह पानी एक बैटरी की तरह काम करता है। और अगर यह सच है तो यह हमारे शरीर को समझने का तरीका पूरी तरह से बदल देता है। और हकीकत यह है कि यह वैसे काम नहीं करता जैसा हमें बताया गया था, और अब हम इसे स्पष्ट करेंगे।
मैं यहाँ लिथियम बैटरियों जैसी बैटरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जैविक सेल की बात कर रहा हूँ जो आवेशों को अलग करने, उन्हें संग्रहित करने और गति उत्पन्न करने में सक्षम है। और यहीं पर कई चीजें एक साथ जुड़ने लगती हैं, क्योंकि देखिए, अगर मानव शरीर सूक्ष्म सतहों, झिल्लियों, रेशों से भरा हुआ है और केशिकाओं में भी, तो यह उन जगहों से भरा हुआ है जहां पानी इस तरह से व्यवस्थित हो सकता है, क्योंकि पानी हर जगह पहुंचता है। और अगर पानी इस तरह से व्यवस्थित होता है तो इसका मतलब है कि शरीर अब केवल द्रवों को दबाव से धकेलने पर निर्भर नहीं रहता। इसका मतलब है कि शरीर खुद ही उस ऊर्जा का उपयोग करके चीजों को हिला सकता है जो पानी में संग्रहित होती है। क्या आपको एहसास है कि यह कितना महत्वपूर्ण है? लेकिन बात यही नहीं रुकी, पोलक ने और भी कुछ देखा और यह बात आपके होश उड़ा देगी। यह जल संरचना और भी बेहतर तब बनती है जब उसे बाहरी ऊर्जा मिलती है, खासकर प्रकाश, इंफ्रारेड। वही प्रकाश जो सूरज से निकलता है, वही जो वैसे आपके अपने शरीर से भी निकलता है। यानी हमारे शरीर में ऊर्जा केवल ईंधन से नहीं आती, जो हमारे मामले में भोजन है, जो एटीपी में बदलता है। ऊर्जा प्रकाश के माध्यम से भी प्रवेश करती है और पानी के भीतर वोल्टेज या गति की संभाव्यता में बदल जाती है। यानी प्रकाश बैटरी को चार्ज करता है ताकि एटीपी का उपयोग किया जा सके और फिर उसे वितरित किया जा सके। मुझे पता है कि यह सब जटिल है, मैं समझता हूं, और साथ ही यह भी समझता हूं कि यह तुम्हारे लिए बहुत नया और शायद चौंकाने वाला है। आइए थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं और शांत दिमाग से सोचते हैं। अगर पानी ऊर्जा को संचित कर सकता है, अगर वह खुद को व्यवस्थित कर सकता है, अगर वह गति उत्पन्न कर सकता है, तो मानव शरीर अब केवल एक रासायनिक इंजन नहीं है जो भोजन के जरिए पेट्रोल जलाता है। यह एक इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक सिस्टम बन जाता है। सोचो एक ऐसे इंजन के बारे में जो केवल ईंधन नहीं जलाता, यानी केवल रसायन नहीं, बल्कि साथ ही साथ चार्ज किए गए पानी का उपयोग प्रवाह और गति उत्पन्न करने के लिए करता है। अगर ऐसा है तो हम अब रसायन विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। मैं तुम्हें असली बिजली और हाइड्रोलिक मूवमेंट के बारे में बता रहा हूं, और यह सब एक साथ होता है और यह बहुत सी चीजों को बदल देता है, क्योंकि यह बदल देता है कि हम थकान को कैसे समझते हैं, और यह भी बदल देता है कि हम बुढ़ापे को कैसे समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मानव शरीर अब केवल एक रासायनिक इंजन नहीं है जो पेट्रोल जलाता है। मैं तुम्हें एक ठोस उदाहरण दूंगा, क्योंकि इससे यह भी बदल जाता है कि तुम यह कैसे समझ सकते हो कि क्यों कई बार तुम्हारे सभी टेस्ट सही आते हैं और फिर भी तुम बहुत बुरा महसूस करते हो। क्योंकि शायद समस्या इसमें नहीं है कि तुम्हें क्या कमी है, बल्कि इसमें है कि तुम्हारे भीतर ऊर्जा कैसे व्यवस्थित है। दशकों तक यह विचार हाशिए पर ही रहा, और ऐसा इसलिए नहीं था कि यह गलत था, बल्कि इसलिए कि यह उस मॉडल में ठीक से फिट नहीं बैठता था जो सब कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाओं के आधार पर समझाता था। लेकिन जीव विज्ञान केवल रसायन शास्त्र नहीं है, यह संरचना भी है, और जहां संरचना होती है वहां कार्य भी होता है। तुम ऐसे सोचो, रसायन शास्त्र ईंधन है, मशहूर एटीपी को याद करो। संरचना यानी व्यवस्थित इजी पानी, इंजन और वायरिंग है, और कार्य है प्रवाह, और वह संकेत जो यह जैव विद्युत वायरिंग संभव बनाती है। यह दक्षता तुम्हारी माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोशिकीय जल संरचित है तो एटीपी का उत्पादन कहीं अधिक कुशल होता है। बुढ़ापा आना आंशिक रूप से इस आणविक संरचना के स्तर पर निर्जलीकरण है, यानी यह सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। और तुमने कभी कभी यह भी महसूस किया होगा कि विपरीत ध्रुव पर तुम ज्यादा विद्युत युक्त हो जाते हो, जैसे कागज की पत्तियां तुम्हारी उंगलियों की नोक पर चिपक जाती हैं, या तुम्हारे बाल, यहां तक कि वे खड़े भी हो सकते हैं, या जब तुम कार का दरवाजा छूते हो तो एक छोटी सी चिंगारी निकलती है। तो
तो ये वास्तव में एक असली तोहफा है तुम्हारे शरीर के लिए, जो उत्पन्न करने में सक्षम है वह अधिकतम है। अगर संरचना विफल हो जाती है, यानी अगर वह अपना क्रम और अपनी विद्युत आवेश खो देती है, तो इसका परिणाम यह होता है कि शरीर को सिस्टम को जबरदस्ती चलाना पड़ता है और उसे अत्यधिक मात्रा में ईंधन यानी फिर से एटीपी का उपभोग करना पड़ता है और उसे केवल उस खराबी की भरपाई के लिए ऐसा करना पड़ता है जो वायरिंग में हुई है। सीधे शब्दों में कहें तो यह जबरन उपभोग एक बर्बादी है। और इसलिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वह पारंपरिक जैव रसायन को प्रतिस्थापित नहीं करता, बल्कि केवल उसका विस्तार करता है। पारंपरिक जैव रसायन हमें यह समझाती है कि क्या होता है, यानी कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं होती हैं, और जैव विद्युत हमें यह समझाती है कि कैसे, यानी वह प्रक्रिया अधिकतम दक्षता के साथ कैसे संगठित होती है। और अब आती है असुविधाजनक बात। अगर पानी यह सब कर सकता है, अगर वह प्रवाह और गति उत्पन्न कर सकता है, तो हमें एक बहुत गंभीर सवाल पूछना होगा, क्योंकि इसे स्वीकार करने का मतलब है कि हमें शरीर विज्ञान की सबसे पवित्र धारणाओं में से एक की पुनर्समीक्षा करनी होगी। क्या सच में? क्या हम सच में मानते हैं कि पूरा परिसंचरण तंत्र केवल एक यांत्रिक पंप पर निर्भर करता है? क्योंकि अगर पानी काम करता है, अगर पानी धक्का देता है और अगर पानी ऊर्जा को संचित करता है, तो फिर दिल पूरी कहानी नहीं हो सकता। और यही वह सब कुछ है जो हम अब देखने जा रहे हैं। लगभग पूरी शिक्षा के दौरान हमें एक बहुत ही सरल कहानी सुनाई गई थी, इतनी सरल कि वह निर्विवाद लगती थी। वास्तव में अब तक तो यही रही है। दिल एक पंप है, वह खून को धक्का देता है, खून का संचार होता है और इसी की वजह से हम जीवित रहते हैं। यही हमें बताया गया था। और हाँ, बिल्कुल दिल धड़कता है और निश्चित रूप से वह दबाव भी बनाता है। कोई भी इसे नकार नहीं रहा है, मैं भी इसे नकार नहीं रहा हूं। लेकिन यहां एक सवाल आता है जो लगभग कोई नहीं पूछता। एक बार फिर, क्या तुम सच में मानते हो कि सिर्फ एक पंप अपने आप खून को हजारों किलोमीटर लंबे सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं, बाल से भी पतले केशिकाओं के जरिए चला सकता है? और वह भी 80 या 90 साल तक बिना टूटे हुए। सब कुछ। अगर यह प्रणाली सिर्फ दबाव पर आधारित होती, अगर यह सिर्फ केंद्र से धक्का देने पर निर्भर होती, तो घिसावट बहुत भयानक होती। और फिर भी यह प्रणाली असाधारण रूप से कुशल है। यहीं से वास्तव में अब पूरी कहानी बदलने लगती है। संचार प्रणाली ऐसे काम नहीं करती जैसे किसी पाइप में तुरंत दबाव डाल दिया जाए और वह चलती रहती है। यह एक जीवित जाल की तरह काम करता है, जहां प्रवाह ग्रेडियंट्स, लोच और वितरित गति के कारण बना रहता है। और यहां फिर से पानी सामने आता है। अगर पानी खुद को व्यवस्थित कर सकता है, ऊर्जा संचित कर सकता है और उन केशिकाओं में गति उत्पन्न कर सकता है, तो इसका मतलब है कि प्रवाह केवल ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता, दिल के धक्के पर। यह इस बात पर निर्भर करता है कि माध्यम कितना अच्छी तरह व्यवस्थित है। यह एक नदी की तरह है। तुम एक नदी के बारे में सोचो। एक नदी इसलिए नहीं बहती क्योंकि कोई पीछे से पानी को धक्का दे रहा है, वह इसलिए बहती है क्योंकि वहां ढलान, संरचना और एक निरंतरता होती है। जब नदी का मार्ग साफ होता है तो पानी अपने आप बहता है। जब नदी का मार्ग क्षतिग्रस्त या गंदा हो जाता है तो चाहे जितना जोर से धक्का दो, वह ठीक से नहीं बहती। तो ठीक है, यहीं से बहुत सी बातें समझ में आने लगती हैं। खुद से पूछो, क्यों कुछ लोगों का दिल देखने में तो स्वस्थ होता है, लेकिन उनकी रक्त संचार प्रणाली खराब होती है? क्यों कुछ लोगों को लगातार थकान रहती है, जबकि कोई स्पष्ट हृदय विफलता नहीं होती?
या फिर क्यों खून गाढ़ा हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है और ऊतकों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती? क्योंकि समस्या हमेशा पंप दिल में नहीं होती, बल्कि उस माध्यम में होती है जिसमें वह चलता है। और यहीं पर बहुत से लोग समझने लगते हैं कि वे सब कुछ सही करने के बावजूद भी क्यों नहीं सुधरते। यानी दिल मॉडल से गायब नहीं होता, यह बस एकमात्र मुख्य किरदार होना बंद कर देता है। ध्यान दो, खबर कैसी है। सालों से कुछ शोधकर्ताओं और कुछ सहज ज्ञान वाले पर्यवेक्षकों ने भी इस ओर इशारा किया था। रुडोल्फ स्टाइनर या विक्टर शॉबर्गर जैसे लोग, उन्होंने प्रवाह, प्राकृतिक गति के बारे में बात की थी कि जीवित प्रणालियां केवल बल प्रयोग के आधार पर काम नहीं करती। उनके पास आधुनिक माइक्रोस्कोप नहीं थे, वे चार्ज भी नहीं माप सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक जरूरी बात का अनुमान लगा लिया। जीवन धक्का नहीं देती, जीवन बहती है। आज के समय में कहीं अधिक आधुनिक उपकरणों के साथ हम देखना शुरू कर रहे हैं कि वह अंतर्ज्ञान इतना दूर नहीं था। जब पानी अपनी संरचना खो देता है, जब आंतरिक माध्यम अस्त व्यस्त हो जाता है, तब शरीर को उस अव्यवस्था की भरपाई दबाव के आधार पर करनी पड़ती है। और यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं। ज्यादा दबाव, ज्यादा प्रयास, ज्यादा घिसावट। और ऐसा इसलिए नहीं कि दिल फेल हो रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह एक ऐसे सिस्टम को संभालने की कोशिश कर रहा है जो अब वैसे नहीं बह रहा जैसा उसे बहना चाहिए। क्या तुम इस नजरिए के बदलाव को समझ रहे हो? यह वाकई में बहुत प्रभावशाली है। और अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जानी चाहिए। शरीर में सेहत सिर्फ ज्यादा जोर लगाने पर निर्भर नहीं करती। यह इस बात पर निर्भर करती है कि चीजों को बहने दिया जाए, और जब माध्यम सही होता है तो हरकत बहुत कम प्रयास में होती है, और जब माध्यम खराब होता है तो सब कुछ जबरदस्ती हो जाता है। और अब जब तुमने यह समझ लिया है, अब जब हम शरीर को पिस्टन वाली मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक प्रवाह प्रणाली की तरह देखते हैं, बुद्धिमान, अब तो हम अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर माध्यम ही सब कुछ है, और अगर पानी और आंतरिक वातावरण वास्तव में फर्क डालते हैं, तो सवाल अब यह बिल्कुल नहीं है कि कौन सा पुर्जा बदलना है, बल्कि यह है कि कैसे बदला जाए। तो फिर वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिन्हें बहाल करना आवश्यक है? और यही हमें सीधे एक बेहद दिलचस्प कहानी की ओर ले जाता है, जो 100 साल से भी अधिक समय पहले घटी थी। 20वीं सदी की शुरुआत में, जब न तो पुरानी सूजन के जीन की बात होती थी और न ही आणविक जीव विज्ञान की, एक व्यक्ति ने एक बिल्कुल ही अलग और मौलिक सवाल पूछा था। इस फ्रांसीसी व्यक्ति का नाम रेने क्विंटन था। क्विंटन ने एक ऐसी बात देखी थी जो आज भी हमें असहज करती है, और वह यह कि कई बीमारियां अलग अलग गड़बड़ियां नहीं लगती थीं, बल्कि एक बिगड़े हुए आंतरिक वातावरण का परिणाम थी। जहां उस समय की चिकित्सा यह देखने में लगी थी कि कौन सा अंग खराब है, वहीं वह खुद से एक और भी सरल सवाल पूछ रहे थे। वह कहते थे, अगर समस्या अंगों में नहीं बल्कि उस माध्यम में हो जिसमें ये अंग रहते हैं, तो क्विंटन ने एक बुनियादी अवलोकन से शुरुआत की थी। वह सोचते थे, जीवन महासागर में उत्पन्न हुआ था, और भले ही हम अब उससे बाहर आ चुके हैं, वास्तव में हमारा आंतरिक वातावरण समुद्र के पानी से आज भी हैरान कर देने वाली समानता रखता है। रक्त प्लाज्मा, यानी वह तरल जो हमारी कोशिकाओं को स्नान कराता है, उसकी संरचना आदिम महासागर से असाधारण रूप से मिलती जुलती है। और यहीं से क्विंटन ने एक ऐसी सरल विचारधारा प्रस्तुत की जो इतनी सीधी थी कि भोली लगती थी। वह कहते थे, अगर कोशिकाएं एक माध्यम में रहती है और वह माध्यम खराब हो जाता है तो कोशिकाएं बीमार हो जाती हैं। लेकिन वे इसीलिए बीमार नहीं होती क्योंकि वे खुद में दोषपूर्ण हैं।
बल्कि इसलिए क्योंकि वे सही ढंग से काम नहीं कर पाती, क्योंकि दोष माध्यम में है। और इसे समझाने के लिए वे एक रूपक का इस्तेमाल करते थे जो आज भी पूरी तरह उपयुक्त है। आज भी वे कहते थे कि शरीर एक एक्वेरियम की तरह है। अगर कोई मछली बीमार हो जाए तो आप उसे दवा देने की कोशिश कर सकते हैं, उसे दूसरी जगह रख सकते हैं या उसे अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्वेरियम का पानी गंदा है, ऑक्सीजन कम है या लवणता सही नहीं है तो सारी मछलियां बीमार होती रहेंगी। असल समाधान मछली का पीछा करना नहीं है, बल्कि पानी को ठीक करना है। क्विंटन बीमारियों का इलाज करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, जैसा कि हम आज समझते हैं। वे जो कर रहे थे वह था शरीर के अंदर जीवन की स्थितियों को बहाल करने की कोशिश करना। और यह कोई सिद्धांत नहीं था, उन्होंने इसे साबित किया और उन्होंने इसे कई बार साबित किया। 20वीं सदी की शुरुआत में पेरिस में उनके डिस्पेंसरी बहुत प्रसिद्ध हो गए थे और उन्होंने हजारों लोगों के इलाज और उनकी रिकवरी का दस्तावेजीकरण किया। टाइफस और हैजा जैसी महामारियों के समय में और कुपोषण से शिशुओं की मृत्यु के समय उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि शरीर के आंतरिक वातावरण को बेहतर बनाकर शरीर कई तरह से ठीक हो जाता है। धन्यवाद। अद्भुत। और इससे नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। अब हम शरीर को एक दोषपूर्ण शत्रु के रूप में देखना बंद कर सकते हैं और इसे जीवित रहने की कोशिश कर रही एक प्रणाली के रूप में देखना शुरू कर सकते हैं, ऐसे वातावरण में जो अब उसका समर्थन नहीं करता। और यहां मैं चाहता हूं कि हम एक बार फिर रुकें। कृपया आप जो मैंने अभी अभी कहा है उसे अब तक हमने जो कुछ भी देखा है उससे जोड़कर देखिए। अगर पानी संगठित हो सकता है, अगर वह ऊर्जा को संचित कर सकता है, अगर वह प्रवाह को आसान बना सकता है, तो आंतरिक वातावरण कोई गौण बात नहीं है, बल्कि वही मंच है जहां सब कुछ घटित होता है। और जब वह मंच बिगड़ जाता है तो शरीर केवल एक ही काम कर सकता है, अनुकूलन, यानी उसकी भरपाई करना। वह जोर लगाता है, उसे और मजबूत बनाता है और कुछ समय तक यह काम करता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब भरपाई करना पर्याप्त नहीं रह जाता। एक समय ऐसा आता है जब दिल अब और पंप नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें पर्याप्त ताकत नहीं बचती। और तभी थकान, सूजन और जीवन शक्ति की कमी जैसे लक्षण सामने आते हैं। और ऐसा इसीलिए नहीं है कि शरीर कोई गलती कर रहा है, बल्कि इसलिए कि वह ऐसे वातावरण में जीने की कोशिश कर रहा है जो अब उसे सही ढंग से जीने नहीं देता। जीव विज्ञान को समझने का यह तरीका उस सोच से बिल्कुल अलग है जो हमें सिखाई गई थी। और यह कोई आक्रामक तरीका नहीं है, न ही यह दंडात्मक है और न ही यह शरीर के खिलाफ है। नहीं, यह तो संदर्भ के पक्ष में है। और संदर्भ क्या है, आप पूछेंगे? तो यह बहुत आसान है। यह आंतरिक वातावरण है, वही पानी है जिसे हमने देखा, वही व्यवस्था और विद्युत आवेश है जो सब कुछ बहने देता है। जब आप संदर्भ के पक्ष में जाते हैं तो आप बीमार मछली को दवा देना बंद कर देते हैं और एक्वेरियम की सफाई के लिए परिस्थितियां बहाल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और यह भले ही सरल लगे, आपकी सेहत के बारे में समझने के लिए सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक है। क्योंकि अगर माध्यम ही सब कुछ है, अगर पानी और आंतरिक वातावरण कार्यप्रणाली की बुनियाद है, तो अनिवार्य सवाल यही है, हमारी आधुनिक जिंदगी में कौन सी चीजें हैं जो उस माध्यम को खराब कर रही हैं बिना कि हमें इसका एहसास हो। शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, हम क्या कर सकते हैं ताकि खुद को नुकसान पहुंचाना बंद कर सके, हमारे आंतरिक वातावरण को। और यही हम अब देखने वाले हैं। लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ यह रोकने के लिए कि जो पहले से ठीक चल रहा है उसे हम खराब ना करें। और अब जब हम इस बिंदु पर पहुंच गए हैं तो एक बार फिर लगभग अपने आप एक सवाल सामने आता है। मैं इसे तुम्हारे दिमाग में देख सकता हूं। तुम कहोगे, ठीक है, मैं जो कुछ भी तुमने अभी अभी बताया है वह सब समझ गया, लेकिन अब मैं इस सारी नई जानकारी के साथ क्या करूं? तो ठीक है, यहां मैं चाहता हूं कि हम बहुत स्पष्ट रहें, क्योंकि ये कोई नुस्खों वाला वीडियो नहीं है, न ही ये कोई चमत्कारी सूचियों वाला वीडियो है, और ये आपकी जिंदगी में और भी चीजें जोड़ने के लिए वीडियो नहीं है। नहीं, ये वीडियो आपकी मदद करने के लिए है ताकि आप खुद को नुकसान पहुंचाना बंद कर सकें।
वह ऊर्जा जो आपके शरीर के अंदर है, जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं। और अगर शरीर एक बैटरी की तरह काम करता है, अगर पानी ऊर्जा को व्यवस्थित करता है, अगर आंतरिक वातावरण ही सब कुछ है, तो सही सवाल ये नहीं है कि कौन सा सप्लीमेंट जोड़ना है या कौन सी नई तकनीक आजमानी है या कौन सा ट्रेंड अपनाना है। नहीं, सवाल इससे भी ज़्यादा असहज है और वह ये है कि मैं हर दिन कौन सी ऐसी चीज़ें करता हूँ जो उस बैटरी को बिना मेरी जानकारी के ही खत्म कर देती है। तुम देखो, हम अब तक किस रास्ते पर चले हैं। हमने देखा है कि पानी सिर्फ मात्रा नहीं है, बल्कि संरचना भी है, कि वह संरचना ऊर्जा को संचित कर सकती है और शरीर का प्रवाह केवल धक्का देने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आंतरिक माध्यम किस तरह व्यवस्थित है। हमने यह भी देखा है कि जब वह माध्यम खराब हो जाता है तो शरीर उसकी भरपाई करने की कोशिश करता है जब तक कि वह और नहीं कर सकता। और यह कि जिन चीजों को हम अक्सर विफलता कहते हैं, वे असल में सिर्फ खराब परिस्थितियों में जीवित रहने की कोशिशें हैं। अब मुझे शांति से थोड़ा सा क्रम स्थापित करने या उस क्रम को उत्पन्न करने में मदद करने की कोशिश करने दो। पहला मूल विचार, चार्ज यानी प्रकाश है। ऊर्जा, जैसा कि मैंने कहा था, केवल ईंधन के माध्यम से ही नहीं आती, एटीपी। इसे स्वीकार करना कई बार मुश्किल होता है क्योंकि हमें इसी धारणा के साथ शिक्षित किया गया है। लेकिन शरीर वास्तव में प्रकाश के वोल्टेज, गति, वातावरण के संपर्क और आंतरिक स्थिति से भी चार्ज होता है। एक शरीर जो बंद रहता है, दिन और रात से कटा हुआ है और लगातार कृत्रिम रोशनी में रहता है, वह शरीर अनिवार्य रूप से अपनी लय खो देता है। और ऐसा ईंधन की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उसे वे प्राकृतिक संकेत नहीं मिलते जो पानी को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। दूसरा विचार, पानी को चालकता, कंडक्टिविटी की आवश्यकता होती है। सिर्फ पानी पीना कुछ भी सुनिश्चित नहीं करता अगर आंतरिक माध्यम कमजोर है। शरीर को खनिजों की जरूरत होती है, उसे ग्रेडियंट्स की जरूरत होती है, उसे प्रवाह, कंडक्शन की जरूरत होती है। और यह हाइड्रेट करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि संकेत, सिग्नल घूम सके। जब सब कुछ पतला हो जाता है, जब सब कुछ सपाट हो जाता है, तब ऊर्जा सही से नहीं चलती। इलेक्ट्रोलाइट्स को याद रखो। तीसरा विचार, भोजन सिर्फ पोषण नहीं देता, बल्कि वह व्यवस्था भी बनाता है। पौधे, फल, जीवित खाद्य पदार्थ सिर्फ कैलोरी नहीं देते, वे संगठित पानी, पहले से संरचित पानी और जैविक मैट्रिक्स भी प्रदान करते हैं, जिन्हें शरीर पहचानता है और उपयोग करना जानता है। एक शरीर जो केवल मृत चीजों से पोषण लेता है, वह जीवित तो रह सकता है, लेकिन उसके लिए आंतरिक पानी की संरचना और विद्युत आवेश को बनाए रखना मुश्किल होता है। चौथा विचार, वातावरण आपकी सोच से कहीं अधिक मायने रखता है क्योंकि यह आवेश को स्थिर करता है। शरीर ने न तो दफ्तरों में और न ही स्क्रीन के सामने विकास किया है। पूरे दिन बंद कमरों में, स्क्रीन के सामने, रोशनी और फ्लैश के साथ रहना, प्रकृति के संपर्क में रहना, जमीन के, हवा के संपर्क में रहना कोई रोमांटिक बात नहीं है, यह बुनियादी शरीर विज्ञान है। और ऐसा इसलिए नहीं कि धरती में कोई जादुई शक्ति है, बल्कि इसलिए कि शरीर अपना विद्युत क्षेत्र जमीन के संपर्क से स्थिर करके खुद को बेहतर ढंग से नियंत्रित करता है। नंगे पांव जमीन या मिट्टी पर चलो। पांचवां विचार, तुम्हारी आंतरिक स्थिति तुम्हारी शरीर क्रिया विज्ञान को बदल देती है। और यह जो मैंने अभी कहा, न तो कोई दर्शन है, न जीव विज्ञान, न ही कोई सस्ती बात है। अगर तुम लगातार तनाव में हो, हमेशा सतर्क रहते हो, डर में जीते हो, तो असल में तुम अपनी सिग्नल को बदल रहे हो। और ऐसा इसीलिए नहीं कि विचार जादुई होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे शरीर की रसायन, तंत्रिका, तान और आंतरिक वातावरण को बदल देते हैं। एक ऐसा शरीर जो युद्ध की स्थिति में है, वह अपनी ऊर्जा को सही से व्यवस्थित नहीं कर पाता। और यहां मैं चाहता हूं कि तुम फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखो। इसमें से कुछ भी ज्यादा करने के बारे में नहीं है। असल बात यह है कि हस्तक्षेप करना बंद कर दो। ज्यादातर लोग इसलिए थके हुए नहीं होते क्योंकि उन्हें कुछ कमी है। वे थके हुए होते हैं क्योंकि वे अपनी बैटरी पूरे दिन खर्च करते रहते हैं, बिना जाने समझे। बहुत ज्यादा उत्तेजनाएं, बहुत ज्यादा जल्दी और बहुत ज्यादा विद्युत विच्छेदन।
जब तुम इसे वास्तव में समझते हो, जब तुम समाधान को बाहर की दुनिया में ढूंढना पूरी तरह से बंद कर देते हो, तो कुछ बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण होने लगता है। जब तुम्हारा शरीर साबोटे किया जाना बंद हो जाता है, तो वह खुद ब खुद फिर से व्यवस्थित होने लगता है। यह जाहिर है कि यह एक दिन में नहीं होता और न ही जादुई तरीके से, लेकिन यह लगातार होता है, क्योंकि जीव विज्ञान को चमत्कारों की जरूरत नहीं होती, उसे बस सही परिस्थितियां चाहिए होती हैं। इसीलिए अगली बार जब तुम बाजार में कोई बोतल देखो जिस पर लिखा हो कि वह संरचित पानी है, तो याद रखना, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। शरीर बाहर से संरचना प्राप्त नहीं करता, शरीर खुद उसे बनाता है। और सबसे प्रभावी तरीका इजी पानी पीने का, जैसा कि मैंने कहा, कच्ची सब्जियां और फल खाने के जरिए है। लेकिन संरचित पानी किसी दुकान में मत ढूंढो और न ही उसे इंजेक्ट करो। खुद को ही संरचित पानी की एक फैक्ट्री बना लो। और अब जब तुमने देख लिया है कि पानी एक संरचना है और प्रवाह केवल दिल पर निर्भर नहीं करता और कि स्वास्थ्य आंतरिक व्यवस्था का मामला है, अब हम इस वीडियो में आखिरी कदम उठाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ऊर्जा केवल प्रदर्शन के लिए नहीं होती, ये इससे कहीं अधिक गंभीर चीज के लिए होती है। क्योंकि ऊर्जा अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं है, यह इसलिए है ताकि तुम दूसरों पर निर्भर ना रहो और अपनी व्यक्तिगत संप्रभुता वापस पा सको, ताकि गिरना, ताकि खुद को खड़ा रख सको। और यही हमें वीडियो के अंत तक ले जाता है। इस बिंदु पर पहुंचकर मैं तुम्हें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब तक जो कुछ भी हमने देखा है वह वास्तव में गलत समझा जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा, ऊर्जा लक्ष्य नहीं है। हम ऊर्जा की बात नहीं कर रहे ताकि तुम और तेज दौड़ सको या ज्यादा उत्पादन करने या खुद को और ज्यादा निचोड़ने के लिए नहीं। हम उस ऊर्जा की बात कर रहे हैं जिससे तुम ढह ना जाओ, ताकि तुम थकान, जो कि पुरानी हो सकती है, बाहरी उत्तेजनाओं या डर पर निर्भर ना रहो। हम उस ऊर्जा की बात कर रहे हैं जो तुम्हें तब भी खड़ा रखे जब जिंदगी दबाव डाले, और जिंदगी कभी ना कभी दबाव डालेगी ही, ये तो तय है। स्पष्टता से सोचने के लिए, बिना डर के निर्णय लेने के लिए, क्योंकि जब शरीर अपनी स्वनियमन की क्षमता वापस पा लेता है, सिर्फ उसे सबोटाजे करना बंद करके। और अगर तुम शरीर के आंतरिक माध्यम की संरचना और विद्युत आवेश को भी बहाल कर दो, तो सिस्टम को जबरदस्ती चलाने की जरूरत खत्म हो जाती है, और इसलिए अत्यधिक प्रयास के कारण होने वाले लक्षण भी गायब हो जाते हैं, वह डर भी चला जाता है। तो इस पूरी श्रृंखला में हमने एक बहुत पुरानी धारणा को तोड़ा है, वह धारणा कि शरीर असफल हो जाता है। सबसे पहले हमने देखा कि बुढ़ापा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है, और हमने देखा कि कैसे। हमने देखा कि पुरानी सूजन कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक प्रणाली का नियंत्रण से बाहर हो जाना है। हमने देखा कि जब ब्रेक नहीं होते तो शरीर खुद पर ही हमला करने लगता है। और आज तुमने कुछ और भी देखा है। तुमने देखा कि शरीर की ऊर्जा केवल इस पर निर्भर नहीं करती कि तुम क्या खाते हो, यह इस बात पर निर्भर करती है कि पानी कैसे व्यवस्थित होता है, वह आंतरिक माध्यम कैसे बहता है और व्यवस्था कैसे बनी रहती है। क्योंकि जब व्यवस्था खो जाती है तो सब कुछ जबरदस्ती हो जाता है। हालांकि जब वह व्यवस्था फिर से स्थापित हो जाती है तो बहुत सी चीजें अपने आप सही जगह पर आ जाती हैं और तुम्हारे शरीर के अंदर से तनाव पैदा किए बिना होती है। यहीं एक ऐसा शब्द सामने आता है जिसे हम जीव विज्ञान की बात करते समय शायद ही कभी इस्तेमाल करते हैं, गरिमा। गरिमा कोई नैतिक विचार नहीं है, ये कोई सौंदर्य की बात नहीं है, ये इच्छा शक्ति का मामला नहीं है, ये शुद्ध जीव विज्ञान है। एक गरिमापूर्ण शरीर वह है जो खुद को नियंत्रित कर सकता है, जो आपातकाल की स्थिति में नहीं जीता लगातार, जिसे हर समय खुद को संतुलित करने की जरूरत नहीं होती। एक गरिमापूर्ण शरीर वह है जो खुद को बनाए रखने के लिए बाहरी उत्तेजनाओं पर निर्भर नहीं करता। यह एक ऐसा शरीर है जो हमेशा अपनी सीमा पर नहीं जीता या जो बार बार बंद और चालू नहीं होता रहता। और यह बात बहुत शांति और धैर्य के साथ कहना जरूरी है। मुद्दा यह नहीं है कि किसी भी कीमत पर ज्यादा साल जिए जाएं।
मुद्दा यह है कि बेहतर जीवन जिया जाए और यह जाना जाए कि उसे पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और संभव हो तो कम से कम गलतियां की जाएं। हालांकि कुछ गलतियां तो होंगी ही। मुद्दा यह है कि बिना डर के एकाग्र होकर और स्पष्टता के साथ सोचने की क्षमता के साथ जिया जाए, जैसे जब हम 30 साल के थे। मुद्दा यह है कि इस लायक बनना कि आप याद रख सकें कि आप कौन हैं, और न तो दूसरों के लिए और न ही अपने लिए बोझ बने। आज हमने जो कुछ भी देखा, पानी, प्रवाह, ऊर्जा, माध्यम, ये किसी भी चाल या जादू की ओर इशारा नहीं करते, बल्कि बस नजरिया बदलने की ओर इशारा करते हैं। शरीर से लड़ना छोड़ने और उसे समझना शुरू करने की ओर, जबरदस्ती करना छोड़ने की ओर। और अब ध्यान इस बात पर देना शुरू करें कि उस बैटरी को जीवित कैसे रखा जाए, जिसके बारे में अब आप जानते हैं कि वह आपके पास है, ताकि न तो सूजन और न ही थकान आपके लिए कोई बाधा बने। और अब मैं कुछ बहुत ही सरल बात के साथ समाप्त करना चाहता हूं। अगर आप पानी को समझते हैं तो आप ऊर्जा को समझते हैं। अगर आप ऊर्जा को समझते हैं तो आप नियंत्रण, रेगुलेशन को समझते हैं। और जब आप समझते हैं नियंत्रण को, तो आप कुछ और भी बड़ा समझते हैं कि शरीर आपका दुश्मन नहीं है, वह आपका साथी है। लेकिन जब आप उसे युद्ध की स्थिति में रखना छोड़ देते हैं। अगले वीडियो में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे कि वर्षों की थकावट के बाद जीवन को कैसे फिर से बनाया जाता है, और वास्तव में संप्रभुता वापस पाने का क्या अर्थ है अपने शरीर और अपने समय पर। क्योंकि दीर्घायु, जैसा कि मैंने कहा, जीवन को लंबा करना नहीं है, बल्कि जो जीवन आपके पास है उसे पूरी तरह से जीना और अपने प्रियजनों के साथ उसका आनंद लेना है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आगे बढ़ो, हमेशा आगे बढ़ो। और मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूं।